हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से आपकी 12th क्लास की सब्जेक्ट फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ हो चुकी है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से सभी चैप्टरों की बहुत ही आसान तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी। हाँ, तो आपको रोज़ प्रतिदिन आपको एक क्लास लेनी है, जिससे आपका कंसेप्ट वाइज क्लियर होता चले। साथ क्लास आपको मिस नहीं करनी है और जितनी भी आपकी ये क्लास लग रही है उसको आप बिना पॉज करे देखते रहे पूरे। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र फर्स्ट पार्ट है। हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक तो विद्युत आवेश और एक क्षेत्र। दो पूरा पार्ट इन दोनों पर टिका हुआ है, विद्युत आवेश पर और क्षेत्र पर। अब ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही हमें फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स होती क्या है। जो ये फिजिक्स है भौतिकी, ये होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन 11th क्लास में थी, फर्स्ट चैप्टर में। तो उससे भी आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स देखो दोस्तों, होते क्या है, प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में, चैप्टर क्या पूरी सारी सब्जेक्ट फिजिक्स में प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। ज्यादातर कुछ ना कुछ आपस में जो घटना होती रहती है उनसे निष्कर्ष निकलता है और वो ही हम इसमें पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है विद्युत आवेश। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये भौतिकी की दो शाखा है, स्थिर वैद्युत की और चिरसम्मत भौतिकी। स्थिर वैद्युत की ये इस चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन भी बनेगी और आपको ध्यान भी रखना है। शुरुआत के पार्टों में स्थिर वैद्युत की है। देखो, नाम से ही इसकी डेफिनेशन बनेगी स्थिर वैद्युत की। स्थिर मींस स्थिर, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की शाखा है तो ये तो हमें लिखना है क्योंकि भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा जाता है या स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। तो सबसे पहली इसकी डेफिनेशन थी स्थिर वैद्युत की, कि स्थिर वैद्युत की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर पढ़ते हैं विद्युत आवेश। अब देखो दोस्तों, विद्युत आवेश, इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझा जा सकता था। विद्युत आवेश को एक प्रैक्टिकल, हाँ, इसको समझाया भी अमेरिका के साइंटिस्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो दोस्तों, उन दिनों अमेरिका में, जैसे यहाँ भी होता है, पतंगों के दंगल भरे जाते थे, तो वहां भी पतंगों का दंगल भरा जाता था और बड़े बड़े कपड़ों की पतंगे उड़ाई जाती थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक दिन पतंग उड़ा रहे थे, बड़ी सी ये पतंग थी, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन उड़ा रहे थे। ठीक है, आकाश में उड़ रहे थे तो एक साथ अचानक मौसम खराब होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो फिजिक्स से प्राकृतिक संबंधित घटनाएं होंगी, तो एक साथ मौसम खराब हुआ
तो मौसम खराब हुआ तो अचानक तड़ित के कारण, जो बिजली चमकती है ना, तड़ित के कारण अचानक बेंजामिन फ्रैंकलिन की पतंग थी उसमें कुछ करंट वगैरह कुछ आया, तो उससे उनको हाथों में थोड़ा सा झटका लगा। जैसे ही उनको ये झटका लगा तो उन्होंने इसी चीज पर खोज स्टार्ट कर दी कि ये जो झटका लगा है ये कैसे लगा। आखिरकार वो उस पर इतना अध्ययन करते गए कि उन्होंने आवेश की खोज कर दी कि आकाश से जो भी टड़ित, जैसे आकाश से इससे माना कि टड़ित की घटना हुई, तो एक तो ये आकाश के बादल, और एक जैसे ही बादल ये पतंग से टकराए तो दोनों के मध्य घर्षण हुआ। जैसे ही टकराओगे तो घर्षण हुआ, तो घर्षण के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होगा, दोनों वस्तुओं में घर्षण के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होगा उसे ही आवेश का नाम दे दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों ये बात होती गई। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं आवेश की उत्पत्ति। जैसे अमेरिकी साइंटिस्ट इसने तो ये खोज की, उसके बाद आवेश की खोज थेल्स ने की है। तो देखो क्या आवेश की उत्पत्ति मान लो या आवेश की डेफिनेशन, आवेश की उत्पत्ति या इसकी परिभाषा एक ही बात है। एग्जाम में कैसे भी आ जाए, आवेश की उत्पत्ति पूछे या परिभाषा पूछे तो आप लिखेंगे किस प्रकार। देखो, दो समान प्रकृति या विपरीत प्रकृति, ध्यान रखना दोस्तों, दो समान प्रकृति या विपरीत प्रकृति की वस्तुओं या कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उनके मध्य जब उनको रगड़ा जाए, या तो उनके मध्य घर्षण के फलस्वरूप जो गुण उत्पन्न होगा वो कहलाएगा आवेश, या जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति वाली वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो घर्षण के फलस्वरूप एक गुण या व्यवहार उत्पन्न होता है जिसे आवेश कहा जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। दोस्तों ये आवेश कोई अलग से नहीं है, आवेश एक गुण है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखना, बस आवेश एक गुण है। कैसा गुण है? दो वस्तुओं के मध्य घर्षण के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है, देखो यहां भी हम जैसे बोर्ड को इस डस्टर के साथ में रगड़ रहा हूं तो इन दोनों के मध्य जो भी उत्पन्न हो रहा है घर्षण के फलस्वरूप वो आवेश उत्पन्न होगा। तो आवेश की उत्पत्ति यही है कि आवेश दो वस्तुओं के मध्य घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला गुण है। बाद में वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल भी किए। देखो कैसे, एक प्रैक्टिकल लैब में एक कांच की छड़ को लिया गया, ये माना कि कांच की छड़ है, ठीक है। जब ये कांच की छड़ थी तो इसको बिल्ली के बालों से इसे थोड़ा सा रगड़ के इसको मतलब खुरदरा बनाया। बिल्ली के बालों से इसको रगड़ के थोड़ा सा खुरदरा बनाया और इसको दूसरी एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़, ये भी कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़, दोनों को पास लाया गया। दोनों को जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित का मतलब समझ रहे हो आप, एक दूसरे से दूर भाग रही है। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर भागना। तो जैसे ही इस छड़ को इसके पास लेके आए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत हुई। दूसरा प्रैक्टिकल किया, उसमें ये तो छड़ कांच की मानी, ये तो जो थी लेकिन अब की बार दूसरी छड़ एबोनाइट पदार्थ की मान ली, एबोनाइट की छड़ मान ली। इसमें वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किया तो उसमें पता लगा कि जब हम इस एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित का मतलब समझे आप, एक दूसरे के पास आती है। आकर्षित का मतलब एक दूसरे के पास आना और प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर जाना।
अब यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि आवेश दो प्रकार की प्रकृति रख रहे हैं, एक तो प्रतिकर्षित करने की और एक आकर्षित करने की। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि कब प्रतिकर्षित करते हैं और कब आकर्षित करते हैं। देखो दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो माना इस कांच की छड़ को धनात्मक मान लिया। उन्होंने तो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार वैसे ही माना था कि इसको तो धनात्मक मान लिया और इसको एबोनाइट को ऋणात्मक मान लिया, धनात्मक और ऋणात्मक। तो उन्होंने बताया कि जो भी धनात्मक आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति वाले आवेश, मतलब समान प्रकृति के आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे से विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, इसमें बताया कि जैसे कांच की छड़ और कांच की छड़ दोनों धनात्मक थी तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। यहाँ ये कांच की छड़ धनात्मक और एबोनाइट ऋणात्मक, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो इसमें यही बताया गया कि समान प्रकृति के आवेश या सजातीय आवेश, समान प्रकृति के आवेश या सजातीय आवेश। देखो दोस्तों, दो गुण निकले आवेशों के, दो गुण धर्म निकले। एक तो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक जैसे, सजातीय आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश या विजातीय आवेश, इनको विजातीय बोल सकते हैं या कोष्टक में लिख लो विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, ये दो आवेश के गुणधर्म हुए, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। मतलब सजातीय आवेश एक जैसे, विजातीय आवेश अलग अलग जैसे। अब हमें ये पता लगना कि आवेश, तो देखो आवेश को दोस्तों दो भागों में बांटा गया, आवेश को दो भागों में बांटा गया। या आवेश के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। आवेश को दो भागों में एक तो बांटा गया था धनात्मक और दूसरा दोस्तों ऋणात्मक। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। दोस्तों, इसको भी मैं आपको, बहुत सीधी सी डेफिनेशन है इनकी। धनात्मक आवेश, धनात्मक की डेफिनेशन क्या होगी? धनात्मक कोई भी पदार्थ धनात्मक प्रकृति का कब होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये देखो आप, धनात्मक प्रकृति का कोई भी पदार्थ होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जब उसमें ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो धनात्मक पदार्थ कहलाएगा। या वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे पदार्थ को दे दे, वो भी धनात्मक कहलाएगा, वो भी धनावेश कहलाएगा। वह पदार्थ या वह ऑब्जेक्ट जो आवेश अपने इलेक्ट्रॉन से वो दूसरे पदार्थ को दे दे, जिससे उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए, तो वो कहलाएगा धनावेश। और दूसरा ऋणात्मक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हो, तो वो कहलाएगा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक, एक तो धनावेश, धनात्मक तो हो जाएगा दोस्तों धनावेश, ऋणात्मक ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश, ये दो प्रकार के थे। अब दोस्तों आगे बढ़ने पर आते हैं इनके गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, आवेश के गुणधर्म में भी अलग से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आवेश का पहला गुणधर्म है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही सीधा है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो सेम टू सेम है। जैसे ऊर्जा है ना, जो किसी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी यही है दोस्तों, कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। जैसे माना कि एक निकाय है, इसमें ये आवेश है कोई भी दो, तो इसका कुल आवेश है ना, इन दोनों पर टोटल आवेश है, वो हमेशा संरक्षित रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे माना कि इस पे 8 कूलम आवेश है और इस पे 10 कूलम आवेश है, तो टोटल निकाय का 18 कूलम आवेश है। तो दोस्तों यदि ये क्या कर सकते हैं, जैसे इसका आवेश ये इसको ट्रांसफर कर सकता है, माना कि इसने अपने 2 आवेश इसको दे दिए, तो ठीक है दोस्तों, इस पे तो 6 कूलम आवेश रह जाएगा, इस पे 12 कूलम, लेकिन जब इनका टोटल होगा 12 और 6 कितना 18 कूलम, तो किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, कि जो टोटल आवेश आएगा ना चार्ज, वो हमेशा संरक्षित रहेगा। मतलब ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, बस एक दूसरे को ये आपस में देंगे, तो जितना देंगे वो दूसरे पे बढ़ेगा, तो आवेश का मान तो सदैव संरक्षित रहेगा। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। हाँ, नीचे आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों दूसरा सिद्धांत आता है आवेश की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, देखो दोस्तों, मतलब आवेश को किस प्रकार जोड़ा जाता है। किसी विलगित निकाय में माना कि बहुत आवेश है, 4-5 आवेश है, 10 है, तो उनको जोड़ा किस प्रकार जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता गणित की बीजगणितीय योग विधि द्वारा किया जाता है। आवेशों का योग सरल बीजगणितीय योग विधि द्वारा किया जाता है। अब आप सरल बीजगणितीय योग विधि क्या होती है, तो सरल बीजगणितीय योग विधि दोस्तों वही होती है जो हम गणित में यूज करते हैं कोई भी संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए। अब देखो आवेश दोस्तों धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। माना कि मैं एक मान रहा हूं, इस ये पिंड है, इसमें आवेश है दोस्तों Q1 भी आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, माइनस का Q4 आवेश है, माइनस का Q5 आवेश है। ठीक है दोस्तों, ये माना कि कोई ऑब्जेक्ट था, पिंड था, इस पर Q1 Q2 Q3 माइनस का Q4 माइनस का Q5 आवेश है। इसका हमें योग निकालना है, तो दोस्तों क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं ना उनको एक साथ लिख दो, और जो माइनस माइनस वाले हैं उनको एक साथ लिख दो। देखो इनका योग कैसे करेंगे, टोटल Q, माना कि टोटल Q मान लिया इसका टोटल आवेश, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, माइनस में है Q4 तो माइनस Q4 माइनस Q5। बस दोस्तों ऐसे माना कि Q3 माइनस होता तो माइनस का Q3 लगा दे, Q1 माइनस है तो माइनस का Q1। इनको हल करने के लिए क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर जो बड़ा है उसमें से घटा देते हैं। तो आवेशों की योज्यता, आवेशों को गणित की सरल बीजगणितीय योग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। ये उदाहरण दे सकते थे आप कि एक आवेश, एक निकाय में Q1 Q2 Q3 धनात्मक आवेश है तथा Q4 तथा Q5 ऋणात्मक आवेश है, तो इनका जब योग किया जाता है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 प्राप्त होता है। अब है दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण इसका,
ये है दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इंपोर्टेंट है इन सब में आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अब देखो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत दोस्तों, एक लाइन याद रखनी है आपको, Q बराबर Ne। इससे ही मैं इसका डेफिनेशन बनाऊंगा। Q बराबर Ne। Q यहां पर निकाय में कुल आवेश को माना है। Q क्या है? कुल आवेश। N नंबर है, इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। E क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोस्तों होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद होना चाहिए मुंह जवानी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, इतना ही प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन पर भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत दोस्तों क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं कि किसी निकाय में कुल आवेश की मात्रा, किसी निकाय में कुल आवेश की मात्रा उस आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्णांक गुणज रूप में होती है, पूर्णांक गुणज होती है। किसी निकाय में कुल आवेश की मात्रा उस आवेश में इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होती है, उस निकाय में इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होती है। मतलब कहने का मीन क्या समझे दोस्तों, जो कुल आवेश की मात्रा है ना वो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होगी। अब ये पूर्णांक समझ रहे हो आप क्या होते? पूर्णांक दोस्तों ये संख्या है 1 2 3 जैसे, मतलब पूर्णांक का मतलब ये है कि ये बटे में नहीं हो, ये कोई भी ये नंबर आ जाए। अब माना कि दोस्तों ये किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं मिलेगा आपको, 9/2 1/2 3/4 6/7 मतलब बटे के रूप में नहीं मिलेगा, केवल पूर्णांक नंबर मिलेंगे, 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम 20 कूलम 50 कूलम, ये दोस्तों। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत दोस्तों Q बराबर Ne, किसी पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा उस इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होती है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, Q बराबर Ne। Q यहाँ पर कुल आवेश है, N नंबर है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब दोस्तों एक अपवाद स्वरूप, अपवाद भी नहीं कह सकते हम, जैसे अभी हाल ही अमेरिका के साइंटिस्टों ने खोज की है क्वार्क कण। क्वार्क कण दोस्तों, ये क्वार्क कण है ना, इन्होंने खोज की है, तो इन पर आवेश 1/3 और 2/3 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3 पाया गया। क्वार्क कणों पर आवेश प्लस माइनस 1/3 2/3 पाया गया, ये उन्होंने खोज की है, तो अपवाद स्वरूप मान सकते हैं हम इसे। और वैसे क्वार्क कण है, देखो इसको तो डाउन और इसको अप डाउन क्वार्क बोला जाता है, अभी खोज की है, तो आप इसके जरूर ये है माना कि पहली बात तो ये क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। वैसे जो मेन आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है वो Q बराबर Ne है, कि किसी भी पदार्थ, किसी भी आवेश मतलब किसी भी निकाय पर आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होती है। दोस्तों यहां तक हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया इस चैप्टर में। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मेन आवेश का कूलाम नियम का सदिश निरूपण और कूलाम नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या समानता है, क्या अंतर है, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।